हेलो गुड मॉर्निंग टोलेफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जलवायु, अध्याय नंबर 4। 3 अध्याय तक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप सभी अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ये ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है और उम्मीद रखिएगा कि ये जो सेशन चल रहा है ना, यानी ज्योग्राफी जितना भी इसमें वीडियो आएगा उससे एक भी बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आता है। मैं कई बार एनालिसिस करके आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पर डे 2 वीडियो लाऊंगा, लेकिन कल परसों में वीडियो जो है इसका इस वाले बुक का रुक गया था। जितने वीडियो मैं अपलोड कर रहा था ये 2 दिनों में पहले से रिकॉर्डेड था, इसीलिए अपलोड कर रहा था। क्योंकि 2 दिनों में ये परसों मेरे साथ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, अभी आप लोग के दुआ से बहुत ज़्यादा सही हूँ। शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम है जलवायु। जानते हैं जलवायु मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में समझिए कि जलवायु मतलब होता क्या है। जलवायु मतलब क्या होता है ना, कि वो वैसा क्षेत्र है जहाँ पर ना उस मौसम जो है, वहाँ की ऋतुएं जो है चेंज नहीं हो रही है। जैसे कि सिंपल समझिए कि जून जुलाई के समय में गर्मी बहुत भयानक पड़ता है, दिसंबर के समय में ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है। दिसंबर जनवरी में कभी आज तक ऐसा हुआ है कि जून जुलाई में इतना ज़्यादा ठंडा पड़ने लगे कि आपको स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ जाए, या दिसंबर जनवरी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे कि आप वो गर्मी के दिन की तरह, मतलब जैसे नॉर्मल आदमी ना रहता है, एसी चला कर घूम रखता है, तो वो एसी चला दे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। यानी कि जो जलवायु जो होता है ना, वो नहीं चेंज होते हैं। और लगभग 30 सालों से अधिक के रिकॉर्ड को रखा जाता है कि 30 सालों से यहाँ की इस एरिया का जलवायु नहीं बदला, मतलब ऋतुएं नहीं बदली है, तब कहा जाता है कि इस क्षेत्र के इस तरह की जलवायु है। यानी जलवायु निर्धारण तभी किया जाता है जब 30 सालों से उस एरिया में चेंजिंग नहीं हुआ है ऋतुओं में, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे आगे बढ़ाएगा तो लिखा हुआ है कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। देखिए भारत अगर एक्चुअली में देखा जाए, मान के चलिए भारत हम लोग का अगर है तो बीचों बीच से गुजरी हुई है कर्क रेखा। कर्क रेखा नीचे आइएगा तो उष्णकटिबंध जगह, ऊपर जाइएगा तो शीतोष्णकटिबंध जगह, याद रखिएगा। तो ऊपर में शीतोष्ण, नीचे में उष्ण, तो टोटली मिला के उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। याद रखिए मानसूनी की वजह होता है क्योंकि भारत में बारिश बहुत ज़्यादा होता है। लगभग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश तो भारत में होता है, क्योंकि भारत का एक जगह मेघालय, जहाँ पर आप सभी को पता है कि मानसीरम में बारिश होता है ज़बरदस्त। 1187 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ का रिकॉर्ड किया गया, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए मानसूनी जलवायु कहा जा सकता है, बेहतर है। मौसम मतलब क्या होता है। मौसम मतलब होता है कि कोई ठिकाना नहीं, सुबह कैसे मौसम में, शाम में कैसे मौसम में, दोपहर में कैसा हो जाएगा। यानी मौसम जो है कब चेंज हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। इसीलिए देखिएगा गाना बनता है कि मौसम की तरफ बदल ना जाओगे, ठीक है। कभी कोई नहीं बोलता है कि जलवायु की तरफ बदल नहीं जाओगे, क्योंकि जलवायु चेंज नहीं होता है कि नहीं है। मौसम जो होता है तुरंत चेंज होता है। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ 30 वर्ष से या 30 वर्ष से अधिक को क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। लेकिन मौसम जो है सुबह रहेगा, शाम में रहेगा, कोई पता नहीं। मौसम जो है जल्दी जल्दी बदलते रहता है, पूरे दिन में बदल जाएगा, सप्ताह में बदल जाएगा, 2 दिन बदल जाएगा, है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं कब बदल जाएगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कई बार ये बात को चर्चा कर रहा है। कह रहा है मानसून जो शब्द है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार उलट जाना। मतलब जो पवन जो होते हैं, जो हवा होती है, वो ऋतु के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है। समझा गया ना। उसी को बोलेंगे मौसम, या मौसम सिंपल भाषा में समझिए बारिश होता है, ठीक है। आगे जो एक अरबी शब्द है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो भारत का अरब सागर और बंगाल खाड़ी में जो हवाएं चलती है, इसके कारण ही हमारे एरिया में ऋतुएं जो है चेंज होती रहती हैं, यानी मौसम बदलता रहता है। अब यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है कि जलवायु को प्रभावित करने वाली ये सारी चीज़ें होती है, जिसका नाम है लैंड फॉर्म, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, नियरेस्ट फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, फॉरेस्ट, ओशियन करंट, रेनफॉल, माउंटेन और सोयल। यानी कि ये चीज़ें जो दी गई है, इन चीज़ों को एक एक करके समझेंगे कि क्या चीज़ें। सिंपल समझिए कि ये सारी चीज़ें मिलकर जलवायु को प्रभावित करती है, या जलवायु में किसी तरह का चेंजिंग लाने की कोशिश करती है। यहाँ देखेंगे तो स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार मतलब क्या कहा जा सकता है कि भारत की स्थिति हिसाब से देखा जाए तो भारत स्थिति देखेंगे तो विषुवत रेखा के काफ़ी करीब में 8 डिग्री से शुरू होता है और 37 डिग्री निकल जाता है। ये बता चुका हूँ, 20 में से निकली है कर्क रेखा। कर्क रेखा के नीचे के मौसम को बोलते हैं लोग उष्णकटिबंध, ऊपर को शीतोष्णकटिबंध। तो भारत की जो स्थिति आपको पता है कि कहाँ से गुजरी हुई है, ठीक है, समझ आ गया। आएंगे तो समुद्र से दूरी। एक्चुअली में होता क्या है ना, कि जो चीज़ें समुद्र से जितना दूर होता है ना, उतना वहाँ के जलवायु जो है तो उसमें प्रभावित होती है और उतना ज़्यादा उसमें चेंजिंग देखने को मिलता है। जैसे सिंपल समझिए, ठंडा के दिन में घर के लोग बोलता है कि कल ज़्यादा चला के लेके आओ ताकि पानी जो है गर्म निकले, और गर्मी के दिन में बोलता है कल ज़्यादा चला के आओ ताकि ठंडा निकले। तो उल्टा ऐसे क्यों हो रहा है। समुद्र किनारे भी ऐसे ही उल्टा होता है। मतलब होता है क्या, जितने भी तटीय क्षेत्र है ना, जितने भी भारत का हम लोग का जो तटीय क्षेत्र है, उन तटीय क्षेत्र में क्या होता है, समुद्र के कारण होता है। यहाँ पर क्या होता है, ठंडी के दिन में गर्म हवा चलने लगती है हल्की से, जिससे वहाँ का मौसम सामान्य हो जाता है, और गर्मी के दिन में ठंडी हवा चलने लगती है, जिसके कारण फिर से वापस वहाँ का मौसम सामान्य हो जाता है। इस तरह तटीय क्षेत्र में देखा जाएगा तो यहाँ मौसम जो होते हैं बदलते नहीं है, मतलब लगभग नहीं बदलते, थोड़ी बहुत चेंज होते हैं, तो लगभग वहाँ का मौसम सामान्य होता है, ठीक है। तो समुद्र के किनारे क्या होता है, जलवायु बदल जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, समुद्र से जितना दूर जाइएगा आपका क्या होता है, तापमान में अंतर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
अब कह रहा है कि उत्तर का पर्वतीय विशाल श्रेणी। अब देखिए जितना ऊपर जाइएगा ना उतनी ज़्यादा ठंडा बढ़ते जाएगा। भाई कई बार बताया हूँ कि 165 मीटर अगर ऊपर जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है तापमान घट जाता है, ठीक है। यानी कि मान के चलिए ये ज़मीन हो गया और कोई ये पहाड़ हो गया। अब ये मान के चलिए पहाड़ पे किसी घर है और किसी के ज़मीन पर घर है, तो दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो ठंडा कहाँ ज़्यादा होगा, तो पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा ठंडा होगा। कारण क्या है कि अधिक ऊंचाई पे, तो ऊंचाई पर ठंडा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अत्यंत ठंडी हवाएं वहाँ चलती है जिसके कारण क्या होता है, ठंडा मौसम बना रहता है। भू आकृति कह रहा है कि भूमि की आकृति, तो भू आकृति आप सभी को पता है कि ज़मीन पर हम लोग का धरातल को देखा जाए तो उत्तर में विशाल पर्वतमाला जो कि ठंडी से बताता है। कैसे भैया, तो ऊपर से आता है जो रूस से जो ठंडी हवाएं जो भयानक चलती है उत्तरी ध्रुव साइड से, अगर हिमालय पर्वत नहीं रहता तो पूरी हवा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, यानी हमारे भारत के अंदर, और ईस्ट वाले उत्तर भारत के पूरी तरह से जमा देता है बर्फ़ की तरह, ठीक है। तो हिमालय पर्वत ही नहीं, ये 3 तरफ से पर्वत आप सभी कई बार बता चुका, इधर है जो उसका नाम है हिंदुकुश पर्वत, इधर है हिमालय पर्वत, और इस साइड में जिसका नाम है अराकामियो पर्वत। तो हिमालय के अंदर जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंतर्गत में जितने भी देश है ये सभी जो है इसी कारण सुरक्षित रहते हैं, इन पहाड़ों के कारण, ठीक है। और नीचे से हिंद महासागर। अब मानसून हवाएं जो चलती है, मानसून हवाएं क्या चलती है, मानसून हवाएं मतलब बारिश वाला हवा है जो बारिश लाती है, ठीक है। जिससे क्या क्या होता है, जिससे आर्द्रता बदलने लगती है। आर्द्रता मतलब होता है कि मौसम जो हवा का मौजूद जो नमी होती है उसमें चेंजिंग आने लगती है कि नहीं, हवाओं की दिशा बदलती है, बहुत सारी चीज़ें बदलती है। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है जेट स्ट्रीम। तो भैया जेट स्ट्रीम क्या होता है इसको समझते हैं। जेट स्ट्रीम मतलब क्या होता है ना कि जो क्षोभ मंडल होता है, यानी समताप मंडल के जस्ट नीचे थोड़ी क्षोभ मंडल होती है। एक्चुअली में देखा जाए तो 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक अगर माना जाए एरिया को धरती से, तो उसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। देखिए क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मंड मंडल, ये सब वायुमंडल है। और वायुमंडल के बारे में डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ, 7th क्लास में ही पढ़ा चुका हूँ। तो 7th क्लास का वीडियो पूरा अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे होंगे चाहेंगे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो कह रहा है क्या कि पश्चिम से पूरब की तरफ जो हवाएं चलती है और वो हवाएं 12 किलोमीटर ऊंचाई पर चल रही है तो उसे बोलते हैं हम लोग जेट स्ट्रीम। याद रखिए उसका अलग नाम है, क्या कौन सी धारा, तो जेट स्ट्रीम धारा होती है, ठीक है। और इसकी जो गति होती है 1500 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी 300 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, ठीक है, याद रखिए। उसको देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में कहानी सुना चुका हूँ। 3 तरह से बारिश होता है, एक तो मानसून बारिश थी, और एक होता है लौटता मानसून, और तीसरा जो होता है वो पश्चिमी विक्षोभ धाराएं होती है, जो ये भी जेट स्ट्रीम के द्वारा ही आता है, ठीक है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जानेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण बंगाल खाड़ी में होता है, और बंगाल खाड़ी और अरब सागर में दोनों में होता है, और प्रायद्वीप भारत में एक बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो एक्चुअली में होता क्यों है तैयार, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि दिसंबर के समय में आप लोगों को बताया था, 7th क्लास में पढ़ा रहा था। तो वो चीज़ देखिए शुरू से अगर आप वीडियो देखते होंगे तो बहुत सी चीज़ें आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। दिसंबर के समय में बताइए आप सूरज कहाँ रहता है, दिसंबर समय में सूरज रहता है मक्का रेखा पर, और उसके बाद मार्च और सितंबर के समय में आ जाता है सूरज जो होता है विषुवत रेखा पर। भारत जो है यहाँ से शुरू है ना, कर्क रेखा का जो भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है, ठीक है। और जब मार्च के समय में जब सूरज की रोशनी हिंद महासागर में जो पड़ने लगता है, हिंद महासागर का पानी जो होता है गर्म होकर ऊपर जाकर संघनन द्वारा बादल बन जाता है ना, जो कि क्या होता है कि बाद में यही जो बादल जो होता है भारत में बरसता है और भारत बरसात का मौसम ला जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ देखिए दक्षिणी दोलन लिख रहा है। जब दक्षिणी दोलन क्या है कि जब कभी हिंद महासागर के ऊपरी सतह पर दबाव अधिक हो, यानी हिंद महासागर पर क्या हो रहा है दबाव अधिक हो जाएगा, ठीक है, और प्रशांत महासागर पर क्या हो निम्न दबाव हो, यानी हिंद महासागर जो है इस पे दबाव अधिक हो और प्रशांत महासागर में जो है दबाव निम्न हो, ठीक है। तो याद रखिएगा जब हवाएं जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ही बढ़ती है तब हिंद महासागर का उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। हिंद महासागर में क्या हो गया उच्च दाब क्षेत्र होते हैं। दोनों महासागरों में इस उच्च और निम्न दाबी अत्यंत अंतर संबंधों को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। यानी कि अगर हिंद महासागर में उच्च दाब हो गया और प्रशांत महासागर में निम्न दाब हो गया, इस दोनों के संबंध क्या बोलेंगे तो दक्षिणी दोलन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा एल लीनो और ला लीनो, मैं कई बार बता चुका हूँ एल लीनो ला लीनो में दोनों अंतर क्या है। एल मतलब इंग्लिश का एल लग रहा है और ला लीनो में लग रहा है हिंदी का। तो बोला हूँ कि एल इंग्लिश का मतलब इसे याद रखिएगा हॉट, क्योंकि इंग्लिश वर्ड ऐसे भी हॉट होता है, ठीक है। तो एल लीनो मतलब क्या होता है कि गर्म हवा है, ये पेरू जलधारा द्वारा ये प्रशांत महासागर में चलती है, लेकिन ये गर्म धारा है, ठीक है, याद रखिएगा। जो क्या करता जब भी आएगा तो कम वर्षा कराएगा, ठीक है। और वही ला लीनो जो है ये ठंडी जलधारा है और ये जब भी भारत में आता है तो अधिक वर्षा कराता है, ठीक है। और ये जो है ऐसा नहीं है कि कभी आ जाएगा, 3 से 7 सालों के बीच में कभी कभार ऐसे देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन बिहार बोर्ड में था, आप उसमें आपको दिखाए थे। अब देखेंगे तो कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण। कोपेन जलवायु जो है कोपेन महोदय क्या किया 1918 ईस्वी में भारत के जलवायु को 3 भागों में विभाजित कर दिए, ठीक है। 1931 ईस्वी 1936 में संशोधित किया। कोपेन ने जलवायु के निर्धारण हेतु चरों का प्रयोग किया। अब कौन कौन सा चर का प्रयोग किया भैया, तो 3 भागों में बांटे थे। कौन बांटे थे, कोपेन भाग गए थे 1918 में। पहला वार्षिक मानसिक औसत तापमान के हिसाब से और वार्षिक मासिक वर्षा के हिसाब से और वनस्पति के हिसाब से भारत के जलवायु को बांट दिया, ठीक है। अब देखेंगे तो कोपेन के विभिन्न जलवायु को अंग्रेजी अक्षरों के हिसाब से अगर देखा जाए, अंग्रेजी हिसाब से व्यक्त करने के लिए उन्होंने कोपेन ABCD का प्रयोग किया। पूरा तापमान का वितरण करने के लिए मौसमी विभिन्नता के आधार पर 5 मुख्य
प्रकारों को पुनः 9 उपचारों के लिए विभाजित किया। इन प्रकार कोपे ने अंग्रेजी के है ना MWSHGF का प्रयोग किया। ये भारत के जलवायु को मतलब ये क्या है ना, आगे आगे लिस्ट उसमें देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ आप जान जाएंगे। लघु और शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु, यानी हल्का सा शुष्क है ना, लेकिन बारिश होता है, शुष्क है लेकिन क्या होता है ऋतु सहित मानसूनी जलवायु, तो उसको बोलेंगे AMW, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसी जलवायु जब मुंबई और दक्षिण क्षेत्र के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून, तो यानी कि मुंबई के तट पर कौन सी पाई जा रही है, AMW, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मलबार तट, कोंकण तट, दक्षिणी गोवा, पश्चिमी घाट, पर्वतीय ढाल, ये अंडमान निकोबार द्वीप, ये सारे क्षेत्र जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आएंगे तो क्या देखेंगे, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु में, तो उष्णकटिबंधीय सवाना में जब AW आता है, बस इतना चीज़ें जान जाइएगा ना तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। तो उष्णकटिबंधीय सवाना जो जलवायु होता है AW वाला जलवायु, और ये कोरोमंडल बर्बाद तटीय क्षेत्र का अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के विभिन्न भागों में पाया जाता है AW, ठीक है। यहाँ 75 सेंटीमीटर मात्र बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो AS प्रकार के जलवायु, AS प्रकार का देखेंगे तो ये शुष्क, उसके बाद ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु और आर्द्र शीत ऋतु के मानसूनी जलवायु को बोलते हैं। तो आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो आगे आएंगे, नीचे आएंगे तो इसका आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु, ये BSHW में होता है। आर्द्र जो शुष्क स्टेपी जलवायु होती है, यानी कि एक तो आर्द्र है हल्का नमी, और शुष्क स्टेपी, जो स्टेपी एक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसका अंतर्गत मालदीव, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में शामिल है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो उष्णकटिबंधीय जलवायु को देखेंगे तो BWHW इस प्रकार के जो होता है, जो 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको उष्णकटिबंधीय जलवायु बोला जाता है, जिसका कोड है BWHW। कोडवा कौन दिया था, तो कोपेन महोदय ने दिया था। उसके बाद शुष्क शीत ऋतु जो है वो CWG इस प्रकार के है, ठीक है। लघु ग्रीष्म ये तो शीत आर्द्र जलवायु जो है DFH है, ठीक है। उसके बाद टुंड्रा का ET है। ये सारी चीज़ें आगे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए मैं उसको जल्दी जल्दी बता रहा था। होता क्या है ना कि आप मैप से देखिएगा ना, देखिए अभी देखिए मज़ा आ जाएगा आपको देखने में, ठीक है। यहाँ देखिए है ना, यहाँ E दिख रहा है, ध्रुवीय तुल्य जलवायु है। और किस एरिया की बात कर रहा है, लद्दाख वगैरह का। अब यहाँ देखिए उत्तराखंड दिख रहा है आप लोगों को, ये उत्तराखंड, ठीक है। अब उत्तराखंड में देखिए टुंड्रा तुल्य जलवायु, तो ये क्या है, ET लिखा हुआ है। यहाँ किस तरह की जलवायु है उत्तराखंड में, तो ET वाला जलवायु है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस वाले क्षेत्र में देखेंगे है ना, तो ये जो क्षेत्र हम लोग का ये पंजाब है। आप लोग अगर राजधानी मालूम होगा तो पंजाब में क्या है, तो BSHW, ठीक है। और वही राजस्थान में कौन सा भी है, तो BSHW, ठीक है। तो BWHW यानी डबल WW आ रहा है, BSHW ये रेगिस्तानी इलाका बोल रहा है, ठीक है। और BSHW अगर कह रहा है तो वो पंजाब वाला क्षेत्र का रहा है, ठीक है। उसका CWG अगर बोला जाए तो मध्य प्रदेश में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश से कुछ क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। इसे CWG आ जाता है, ठीक है। AW बोलेगा तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर लाइन पर आ जाएगा। उसके बाद से BSHW बोला जाएगा तो इस एरिया में आ जाएगा, जो महाराष्ट्र और है ना ये आंध्र प्रदेश वाला, ये आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला एरिया में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे DFC देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में। उसका ET तो देख ही लिया आप लोग। इससे क्या होगा ना, चीज़ें मैप जो है ना दिमाग में छप जाती है। AS देखेंगे तो इधर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। और AMW जो है किस साइड में हो जा रहा है, तो ये कर्नाटका साइड में हो जा रहा है, ठीक है। आगे आ जाइए, ध्रुव वाला E हो ही गया, आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। अब इस पेज में आएंगे तो इस पेज में देखेंगे तो कोपन के जलवायु के अनुसार भारत के जलवायु का प्रदेश वही चीज़ है, वहाँ पर सारे प्रदेशों के बारे में दिया चाहिएगा तो लिस्ट एक बार इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ों को शीत ग्रीष्म ऋतु CWG, गंगा का मैदान, पूर्वी मैदानी भाग, उत्तरी का मैदान और उत्तरी पूर्वी भारत का मैदान, अधिकतर भाग है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो लिखा वर्षा और तापमान को वितरण का मौसम विभिन्न प्रकार की होती रहती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षर S के अर्ध मरुस्थलीय के लिए A के W को है ना, S अक्षर जो होता है वो अर्ध मरुस्थलीय के लिए और W जो होता है मरुस्थलीय के लिए प्रयोग किया। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा कोपेन महोदय के अनुसार S आकार जो होता है, S मतलब जो संकेत होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो अर्ध मरुस्थलीय के लिए, यानी आधा मरुस्थल हो चुका है। और W जो होता है पूरी तरह से मरुस्थल हो गया, इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे तो जो चीज़ें लिखी हुई थी FW MW क्या है, तो जो पर्याप्त वर्षा होता है उसको F बोलेंगे। M किसको बोलेंगे भैया, यही चीज़ें मैं बोल रहा था कि आगे चीज़ें होती है ना काफ़ी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। M मतलब क्या होता है, शुष्क मानसूनी जलवायु, और W मतलब क्या होता है ना, शुष्क ऋतु, H मतलब क्या होता है, शुष्क और गर्म होता है यानी हॉट होता है। C मतलब क्या, चारों महीने कम अधिक वर्षा तापमान जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होती है। G माने गंगा का मैदान, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अगर समझ आ गई ना तो अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे, ठीक है। अब कर भारत मानसून की उत्पत्ति, ठीक है। उसके बाद जा रहे हैं भारत मानसून की उत्पत्ति कैसे होता है, ठीक है। भारतीय मानसून कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर आधार है, मतलब मानसून जो है ना खेती के लिए बहुत ज़्यादा वरदान की तरह। मानसून की उत्पत्ति के विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने संकल्पनाएं प्रस्तुत की।
अब कौन कौन अपनी संकल्पना प्रस्तुत कर रहा है, तो तापीय संरचना के बारे में प्रस्तुत कर रहा है, उसको कौन कर रहा है, तो हेली महोदय जो है कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ था। ठीक है, तापीय महोदय के बारे में, उसको तापीय महोदय तापीय संकलन क्या बढ़ रहा है, इनकी संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति जो होती है, उत्पत्ति जल के असमान संगठन और गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। मतलब जल जो होता है कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है, इस प्रभाव के कारण क्या होता है, ये बारिश होती है। ये कौन बोले थे, हेली साहब बोले थे। ठीक है, नवीन संकलन क्या, इस संकलन के अनुसार मानसून हवाएं जो होती है वायु दब हवाओं की पेटियों को खिसकाव के कारण होती है। इस संकलन में प्रतिपादन जो है फ्लोन नामक विद्वान ने किया। तो फ्लोन क्या बोले थे कि फ्लोटिंग कर रहा है, कौन, बादल फ्लोटिंग करते रहे और खिसकते हुए हमारी तरफ आ जाता है और बारिश हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये मानसून की उत्पत्ति और तापीय सिद्धांत के बारे में समझते हैं। मानसून की उत्पत्ति एक्चुअली होता क्या है उसको जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून की पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है भैया, ताप है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, ये सब बता चुके हैं। गर्मी के दिन में जो होती है एक्चुअली में ना, सूर्य जो होता है यहाँ पर आ जाता है, कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, उसके बाद ये विषुवत रेखा ना, विषुवत रेखा पड़ता है, फिर वापस सितंबर में जाएगा और फिर उसके बाद से आ जाएगा दिसंबर में मकर रेखा पर। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को पहले पता है। अब देखेंगे तो फेरल महोदय के अनुसार जो है उत्तरी गोलार्ध में पौने जो अपनी दाहिनी ओर बढ़ जाती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध अगर जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में अगर जाएगा, मान के चलिए उत्तरी गोलार्ध तो गया नॉर्थ साइड में और ये हो गया साउथ साइड में, तो जो फेरल महोदय कह रहेगा कि इधर से जो हवा आ रही है, ये हवा जो इधर मुड़ जाती है, अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, उसी तरह बाएं वाला इधर से मुड़ जाती है, यानी कि लगभग मिला के जो देखा जाए ऐसा कार्य का। ठीक है, दोनों तरफ दोनों गोलार्ध में जो है हवाएं घूमती रहती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फेरल महोदय बनाए थे मानसूनी। उसके बाद देखेंगे तो मानसून पवनों के दक्षिणी पश्चिम भागों में विभाजित होकर भारतीय उपमहाद्वीप को दो वर्षा ऋतु लाती है। प्रथम जो अरब सागर से आती है, दूसरा जो बंगाल खाड़ी से। मतलब अगर भारत में बारिश देखा जाएगा तो दो तरफ से देखिए, बंगाल खाड़ी से और पश्चिम बंगाल से। ठीक है, आगे जानेंगे तो व्यापारिक पवनों के बारे में दिया है। व्यापारिक पवनों के बारे में सुन लीजिए। 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में जो उत्तर से दक्षिणी अक्षांश में जो चलने वाली हवाएं होती है, इन पवनों को 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांशों के मध्य में चलती है। तो याद रखना व्यापारिक पवनें जो होती है 5 से लेकर 30 डिग्री के बीच में चलता है व्यापारिक पवन। ठीक है, अब आएंगे आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे शीत ऋतु में किरणें जो होती है मकर रेखा पर सीधे पड़ती है। मैं बता चुका हूँ अभी जस्ट कि शीत ऋतु में क्या होती है, मकर रेखा पर ज़्यादा पड़ती है। इससे क्या होता है कि उत्तर पश्चिम भागों में अरब सागर बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक ठंड होने के कारण उच्च दाब क्षेत्र निर्माण होता है। यानी हम लोग भारत में उच्च दाब है। अभी उच्च दाब निम्न दाब होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे भाई बहनों को हमारे समझ नहीं आता। सिंपल समझिए कि ना, जब क्या होगा कि गर्मी जब ज़्यादा पड़ता है, मान के चलिए इस एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, गर्मी ज़्यादा एरिया पड़ रहा है, तो इस एरिया क्या होगा, हवा गर्म होगा। और कोई भी चीज़ जब गर्म होता है ना तो ऊपर उठने की कोशिश करता है, गर्म चीज़ ऊपर भागता है। ठीक है, क्योंकि गर्म चीज़ हल्का हो जाता है। ठीक है, वही ठंडा चीज़ क्या होता है, भारी हो जाए। जैसे पानी को गर्म कीजिए तो भाप बन के ऊपर उठ जाएगा, उसको ठंडा कीजिए तो जम के बर्फ बन के नीचे बैठल रहेगा कि नहीं। तो जब गर्मी के दिन में हवा जो होता है ना तेज़ी से गर्म होना शुरू होता है। हवा जब गर्म होता है तो ये ऊपर उठ के भागने लगता है। ठीक है, जब ये ऊपर भागता है तो मान के चलिए कि पूरी एरिया में हवा भरा हुआ है, क्योंकि हवा हमको चलता है तो ये महसूस होता है। जब यहाँ से हवा हटता है तो दूसरा हवा आता है, इसलिए हमको हवा चलते हुए महसूस होता है। ठीक है, तो जब यहाँ इस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा कि हवा जो है ऊपर भागना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जगह खाली हो गया, जब खाली होगा तो तेज़ी से बादल आना शुरू होगा। स्वर्णनाथ क्या होगा, तेज़ी से बादल आना शुरू हो जाएगा। आगे आ जाइए। अब यही उच्च दाब और निम्न दाब का मतलब क्या हो गया कि निम्न दाब मतलब क्या होता है कि वहाँ हवा गर्म हो गई ऊपर भाग रही है, और उच्च दाब मतलब क्या होता है, उच्च क्षेत्र को बोलेंगे जहाँ पर हवा जो है दाब के बैठी हुई है। जैसे कि ठंडा प्रदेश होगा, ठंडे जगह पर क्या हवा उसको दाब के बैठी हुई है, वहीं पर चिपकी हुई है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ देखेंगे तो ये एरो दिया हुआ है कि किस दिशा से किस तरह हवाएं जो होती है कहाँ घूमती है। देखेंगे तो इसमें बना हुआ है ना कि किधर किधर की मुड़ जाती है। ठीक है, 30 डिग्री पर देखेंगे नॉर्थ में तो फेरल का महोदय का नियम हिसाब से देखेंगे तो ये इधर मुड़ जा रही है और ये इधर मुड़ जा रही है। ठीक है, यानी बाएँ अपने दाहिने तरफ मुड़ती है। मानसून की उत्पत्ति विषुवतीय पछुआ के पवन का सिद्धांत या विषुवतीय पछुआ पवन का सिद्धांत। ठीक है, देखिए इस प्रतिपादन फ्लोन द्वारा किया गया। इसका प्रतिपादन किसी किया गया तो भैया तो फ्लोन ने किया था। इसके अनुसार विषुवतीय पछुआ पवन की दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक है, यानी कि विषुवत के क्षेत्र में जो पछुआ पवन है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून में कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी के कारण हुआ था। इसका जो है जिसका उत्पत्ति जो होता किससे हुआ तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से हुआ। ठीक है, आगे आते हैं। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किसे बोलते हैं, ITGCZ के निम्न दाबीय पेटी जिसके चारों तरफ सामान्य विषुवतीय रेखा के चारों ओर स्थित यह वस्तुतः ये ना दोलायमान पट्टी है। क्या भैया, दोलायमान पट्टी। ICTG क्षेत्र जहाँ उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यावसायिक पौने मिलती है, ये दोनों पौने मिलने के विषुवतीय पछुआ पौने की जरूरत है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को देखेंगे ध्यान से।
तो इसको हम लोग देख ले लो। उसके बाद आएंगे तो फ्लोन ने मानसून की उत्पत्ति का हेतु तापीय प्रभाव को माना था। याद रखिएगा किसने भैया तापीय प्रभाव को माना था? फ्लोन माने थे, ठीक है। फ्लोन क्या बढ़ते थे? तापीय प्रभाव के कारण। देखिए 2 प्रभाव बता दिए ऊपर में, तो तापीय प्रभाव के कारण फ्लोन मानते थे कि बारिश होता है, ठीक है। उसको नीचे आएंगे तो देखेंगे तो लिखा है मानसून की उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। अभी जेट स्ट्रीम का सिद्धांत क्या है भैया? तो इसका प्रतिपादन ईस्ट ने किया था। याद रखिएगा जेट स्ट्रीम वाला सिद्धांत जो है, क्योंकि इस बार सिद्धांत जो है बदल सकता है। जेट स्ट्रीम वाला सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा ये मानसून की उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम वाला जो सिद्धांत है ईस्ट ने दिया था, ठीक है। उसको देखेंगे तो लिखा हुआ है जेट स्ट्रीम के ऊपरी वायुमंडल 9 से 18 किलोमीटर के बीच में अति तीव्रगामी प्रवाही चलती है। जैसे अभी जस्ट बताया कि लगभग 12 किलोमीटर के ऊपर से ये गुजरते हुए जाता है और लगभग इसका स्पीड होता है 300 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है 340 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आ गया जी। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भारत में आने वाले जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, अब ये इसको दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते हैं? ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। आता किधर से भैया? इस एरिया सारा पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। और भारत एक्चुअली में देखा जाए इसमें तो ये सबसे पहले यहाँ पर टकराता है, जिसका जगह का नाम है मलाबार तट। बताऊँगा सारी चीज़ें आएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो लिखा होगा पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति। और पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा जो होती है, यानी पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम इधर से आ रही है जो, ठीक है, जेट स्ट्रीम द्वारा क्या होती है कि पूर्वी मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। पश्चिमी जेट यानी इस साइड से, सॉरी पश्चिम साइड इस साइड से होगा, पश्चिमी साइड से आने वाली जेट स्ट्रीम जो होती है ये पश्चिम से इधर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो पश्चिमी तरफ से जो आने वाली जेट स्ट्रीम है, ठीक है, तो ये जेट स्ट्रीम क्या होती है कि इसके कारण भी मानसून में होती है। और यही जेट स्ट्रीम तो क्या करता है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो आ रही है यही जेट स्ट्रीम तो वो भूमध्य सागर के ऊपर जो ऊपर जमा हुआ रहता है, जो जिसको पश्चिमी बिछू बोला जाता है, वो उसको टंगले ले चला जाता है और यहाँ बारिश करा देता है। मतलब क्या है कि अगर ये अफ्रीका देखा जाए, अफ्रीका ये मोटा मोटी देखा जाए अफ्रीका, और यहाँ से देखा जाए, है ना, यहाँ से देखा जाए कौन सा, है ना, तो इस वाले को जगह का अगर देखा जाए, है ना, ये मान के चलिए ये ऊपर में एशिया, ये क्या बोलते हैं उसको, यूरोप और एशिया वगैरह है। इस वाले को बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं भैया? भूमध्य सागर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं लाल सागर। यहाँ पर है स्वेज नगर, ठीक है। और ये जो है ये है अरब, है ना, या फारस की खाड़ी या अरब की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे तो हम लोग भारत है। होता क्या ना कि इधर से जो जेट धारा जो चलती है ना, यहाँ जो गर्म होकर हवा उठी रहती है उसको टंगले ले चलाता है यहाँ भारत में, ठीक है। आगे जी आप देखेंगे तो इस किताब में 200 से 300 मिली बार जो होता है, ठीक है, 200 300 मिली बार जो होता है बारिश देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, दबाव देखने के लिए मिल जाता है। आ गया जी। अब यहाँ पश्चिमी विक्षोभ की कहानी बताया कि पश्चिमी विक्षोभ जो है किस तरह आती है। तो यहाँ देखो भूमध्य सागर के यूरोप की ठंडी वायु जलधराएं सारा मरुस्थल की गर्म वायु धराव से मिलने के बाद समशीतोष्ण चक्रवात का निर्माण करती है। माने इधर से सहारा दक्षिण अफ्रीका सहारा से जाता है गर्म और ऊपर से आता है ठंडी हवा, दोनों मिलता है तो क्या होता है वहाँ पर चक्रवात का निर्माण होता है ना। और ये चक्रवात जो होता है भूमध्य सागर अंध्र सागर कुछ अन्य मात्रा में कैस्पियन सागर में नमी प्राप्त करता है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय में जेट पवन के द्वारा चक्रवात भारत की ओर प्रेरित होता है। मतलब जो जेट धारा चलती है उससे चक्रवात, एक्चुअली में चक्रवात होता है क्या है? समुद्र की जो लहरें होती है ना ऊपर उठने लगती है, यानी समुद्र में तेज जब हवाएं चलने लगती है उसी को चक्रवात बोलता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि मावट कहते हैं। अब क्यों मावट कहते हैं यहाँ समझिए। यह भारत में सामान्य 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के मध्य प्रवाहित होती है, ठीक है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच में ये आती है, ठीक है। देखते हैं कभी कभी ठंडक के दिनों में बारिश होता है जनवरी के महीना में, तो हम लोग बोलते हैं कि ये ठंडियों में बारिश हो रहा है, ठीक है। तो वही होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होता है, ठीक है। और इसे उत्तर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बोलेगा मावट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि रबी फसल के लिए क्या होता है, ये रबी फसल यानी गेहूँ के लिए यह वर्षा अत्यंत आवश्यक होता है और पंजाब वगैरह क्षेत्रों में इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। आ गया जी। आगे समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय उसको देखेंगे तो उसने पूर्वी जेट धारा होती है, जेट स्ट्रीम द्वारा पश्चिमी विक्षोभ में मानसून की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यानी कि उसके द्वारा क्या हो गया कि मानसून की उत्पत्ति होगी। ये चीज़ें तो बता ही दिया हूँ कि मानसून की उत्पत्ति उसी कारण होती है, ठीक है, जो पश्चिमी विक्षोभ वाला मानसून होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा ऊपर में उड़ती हुई क्षोभ सीमा के पास दो अलग अलग धाराएं में बढ़ जाती है। इस विषुवत रेखा की ओर पूर्वी जेट स्ट्रीम और ध्रुव की ओर जो होता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती है। यानी जेट स्ट्रीम जो है 2 भागों में बढ़ गया, ठीक है। और वो पूरब साइड में चलेगा तो पूर्वी जेट स्ट्रीम और पश्चिम साइड चलेगा तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ठीक है। देख सकते हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम और ये पूर्वी जेट स्ट्रीम की दिख रहा है। अब पूर्वी जो जेट स्ट्रीम है वो भारत के ऊपरी वायुमंडल में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में के नीचे चली जाती है, यानी पूर्वी अरब सागर में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून पवन है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवन आप लोगों को पता है
जेट स्ट्रीम के प्रकार देखिए, जेट स्ट्रीम का जो दिया है 4 प्रकार दिया हुआ जेट स्ट्रीम का। पहला प्रकार दिया है ध्रुवीय अवतार का जेट स्ट्रीम, ठीक है। यानी ध्रुव के पास जो जेट स्ट्रीम चलता है उसको बोलते हैं ध्रुवीय अवतार का जेट स्ट्रीम। 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के आसपास में घूमते रहते हैं, ठीक है। उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, उपोष्णकटिबंधीय मतलब होता है कि जब कर्क रेखा से ऊपर चल जाएगा ना तो उसको बोलेंगे उपोष्णकटिबंधीय। कर्क रेखा नीचे रहेगा तो उष्णकटिबंधीय। ये 35 डिग्री से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के ऊपर में जो चलती है उसको उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय इसका संबंध जो है तिब्बत के पठार के उष्ण क्षेत्र से होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय इसका ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम है ना। ध्रुवीय राशि के ये तापमान मंडलीय ध्रुवीय राशि स्ट्रीम भी कहते हैं। इसका निर्माण समुद्र तल से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल के शीत ध्रुव के ऊपर तीव्र ताप प्रवणता से होता है, ठीक है। ये चीज़ें इसको एक बार इसको कोशिश कीजिएगा, पीडीएफ जो इसको प्रोवाइड कराऊंगा तो इस बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। कोई खास चीज़ें इसमें दी नहीं है, लेकिन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पूछ देता है। आगे जानते हैं मानसून की उत्पत्ति का एल नीनो का सिद्धांत। एल नीनो का सिद्धांत जो है वो 3 से 8 वर्षों में, अभी जस्ट बोला था शुरू में 3 से 7 वर्षों तक जो एल नीनो जो होती है वो होती है ज़रा। और यह हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा जो है एल नीनो जो देखेंगे ठंडी जलधारा से प्रभावित होती है। और ये जलधारा जो है ना गर्म जलधारा, और ठंडी जलधारा से क्या होती है प्रभावित होती है। यह जलधारा दक्षिण अमेरिका के तट पर दूर स्थित उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की प्रवाहित होती है। हम्बोल्ट जल की धारा की विशेषता शीत जल का गहराई से ऊपर की ओर आना है, ठीक है। यानी हम्बोल्ट जो है या पेरू की जल धारा जो है इसकी उपाय क्या है, तो शीतलन जल का गहराई से ऊपर की ओर आना है, ठीक है। एल नीनो जो होता है ये पेरू तट पर एक है ना सूक्ष्म गर्म जल धारा है। तो ये था क्या सी, ये था हम लोग का एल नीनो के सिद्धांत। मतलब एल नीनो जो है यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। क्या है भैया, तो एल नीनो जो सूक्ष्म गर्म धारा जल है जो 25 दिसंबर आसपास उत्पन्न होती है। ये छोटी धारा वैश्विक जल स्तर को प्रभावित करते हैं। 25 दिसंबर को उत्पन्न होने के कारण इसे ईसा का शिशु कहा जाता है, ठीक है। ईसा का शिशु यानी कि एल नीनो को क्या बोला जाता है भैया, ईसा का शिशु यानी छोटा सा बच्चा बोला जाता है, ठीक है। आगे जी, एल नीनो का परिणाम क्या होता है, तो एल नीनो से क्या होता है ना कि गर्मी बढ़ जाता है। क्या होता है भैया, है ना, गर्मी बढ़ जाता है। मछलियों की संख्या में का घट जाता है, क्योंकि क्या होता है कि समुद्र गर्म हो जाता है बहुत तेज़ी से। लाल नीनो जो है वही सेम चीज़ है, वो बस यही है कि वो ठंडी जलधारा है, ठीक है। उसको यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है 1998 ईस्वी में लाल नीनो का अधिक सक्रिय होने के कारण सामान्य से बहुत अधिक वर्षा प्राप्त होने की से चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रचंड बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यानी 1988 ईस्वी में क्या हुआ था कि एल नीनो की वजह से बहुत तेज़ बारिश हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि उसी एरिया में है ना चीन वाला, भारत और बांग्लादेश वाला क्षेत्र में क्या हुआ बाढ़ जैसे एरिया पहुंच गई थी। ये 1998 की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में समझते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आपसे भी पता है कि जो मानसून आता है उसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, ठीक है। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे पहले मानसून जो होता है अंडमान निकोबार तो 25 मई का जाता है, क्योंकि अंडमान निकोबार नीचे है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है ना ये अंडमान निकोबार सबसे पहले जाता है, कब जाता है 25 मई को। और 5 से 10 जून के बीच में कोलकाता और मुंबई हाई के छू जाता है। यानी 5 जून को कोलकाता और 10 को मुंबई में पहुँच जाता है। 10 से 15 जून के देखेंगे तो पटना, अहमदाबाद, नागपुर होता है। 15 जून के बाद लखनऊ, दिल्ली और जयपुर में ना जो होता है पूरी तरह से फैल जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 25 मई को पहुंच गया अंडमान निकोबार पर, 1 मई को उसके बाद देखेंगे तो जून को, ठीक है। 1 जून को चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, 1 जून को। और 5 से 10 में कोलकाता और मुंबई में। उसके बाद देखेंगे लिखा है प्रायद्वीपीय भारत में दस्तक देने के बाद, दस्तक जो देने के बाद है ना मानसून की शाखाओं में अलग अलग बढ़ जाता है। अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि जो मानसून जो होता है नीचे से आता है, इधर नीचे से आता है। तो ये नीचे से आ रहा है ना, तो ये नीचे से जब ये इधर चला जाएगा ना तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, और इधर से ये इधर घूम जाता है बिहार की तरफ चला जाता है। लेकिन ये जो होता है ऐसे जाते रहता है जाकर यहाँ पर दोनों मिलता है, ठीक है। दोनों मिलता है उत्तराखंड और भयानक बादल करता है, जिससे बादल फटने की घटना भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा जो शाखा होता है वो जो होता है सौराठ, यानी जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उधर चला जाता है। अब बंगाली खाड़ी जो देखेंगे, बंगाली खाड़ी में ताराकाम जो पहाड़ी, आराकाम युवा जो पहाड़ी मैं कई बार बता चुका हूँ, जो म्यांमार और भारत के बीच में सीमा रेखा करता है, ठीक है। अब ये आराकाम पर्वत की वजह से क्या होता है कि जो बंगाली खाड़ी की जो हवाएँ है वो भारत की तरफ घूमने लगता है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ मानसून जो होता है विश्व की सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। जो यहाँ पर बारिश जो होता है 2787 यानी 97 सेंटीमीटर जलवायु यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसको बाद आगे आएंगे, आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज
मानसून वर्षा की विशेषता क्या है भैया? तो मानसून वर्षा की अगर विशेषता देखेंगे तो इससे बारिश होता है अच्छा खासा जून से सितंबर तक। मानसून वर्षा का मुख्य रूप से ऊंचा वच एवं भू आकृति नियंत्रित, उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल जो होता है 250, यानी पश्चिमी घाट के जो मानसूनी हवा है उसे क्या बोलते हैं? पवनाभिमुखी। ठीक है, अब याद रखिए, देखिए यह वर्ड मिलेगा पवनाभिमुखी और पवनाभिमुखी। पवनाभिमुखी जब देखेगा, भीमुखी और विमुखी दो वर्ड लिखेगा, पवनाभिमुखी। तो भीमुखी मतलब होता है कि पर्वत के तरफ जिधर बारिश हुआ है, और जिधर बारिश नहीं हुआ उसको विमुखी कहा जाता है। ठीक है, अब ये समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसून में भी परिवर्तन देखने के लिए मिलते रहता है। ठीक है, इस दक्षिण पश्चिम मानसून में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, वही पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी दिल्ली में जो होती है ना, लोगों को समझ आता है। ठीक है, बारिश वहाँ पर कम होती है। ठीक है, मतलब वैज्ञानिकों की समझ से। यहाँ एक वर्ड लिखा है अप्रदन। अप्रदन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को कट छट के बर्बाद हो जाना अप्रदन कहलाता है। यानी ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होता है, इसे बहुत सी पानी बह जाती है, जिसे मिट्टी को अप्रदन कहता है। ठीक है, मानसून वर्षा का स्थानीय वितरण असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच विपरीत है। ठीक है, अब ये मानसून का लौटना, ये कहानी जो है ना, मैं कई बार सुना चुका हूँ, इसीलिए चीज़ों को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैं फोकस कर रहा हूँ। मानसून को लौटना किसे कहते हैं? मानसून को लौटना, यानी मानसून जो वापस लौटता है उसको, ये कब लौटता है? सितंबर से शुरू हो जाता है और अक्टूबर माना जाए, मध्य अक्टूबर में मानसून का लौटना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मानसून निवर्तन, वही चीज़ मैं बता रहा, मानसून निवर्तन के मौसम को वापसी कहलाता है, यही इतना बोलेंगे। आगे जानते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे समझते हैं। देखिए, कोई नया चीज़ मिलता है ना तो उसको समझाने में थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन वही चीज़ें एक ही चीज़ों को दोबारा रिवीजन दिलाइए, बार बार पढ़ाइए, तो वो चीज़ें होता है ना, इसमें मैं न्यू चीज़ों को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चीज़ें जो कि बिहार बोर्ड में नहीं था, एनसीईआरटी में नहीं था, वो चीज़ें जो कि हम लोग को क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग से कराया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोग बार बार बोल रहे हैं कहाँ से है, तो उस चीज़ों को मैं ढूंढ कर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 26 से दिसंबर 2004 में तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर सुनामी आई थी। तो 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था? तटीय क्षेत्र में सुनामी भयंकर आई थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा है क्वार की उमस या कार्तिक मास की उमस के नाम से जाना था। अब क्या भैया, कुंवार और कार्तिक मास की उमस को क्या बोलते हैं भैया? तो इसको ऊपर में देखेंगे तो लिखा हुआ उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है। इसे हम कुंवार का उमस, और यानी जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाता है तो बोलते हैं कि कुंवार कार्तिक का मौसम आ गया। ठीक है, कुंवार कार्तिक का उमस। ठीक है, ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से है। अक्टूबर में उष्मा अक्टूबर उष्मा मतलब गर्मी, उस समय क्या होता है? गर्मी बढ़ जाती है अक्टूबर के समय में। क्यों बढ़ती है ना? इसके अक्टूबर के समय में ना, सूर्य का तापमान जो होता है ना, दक्षिणायन होने के कारण सूर्य का तापमान जो है धीरे धीरे घटती जाती है, किंतु धरातल में अवशोषित उष्मा ना दीर्घ रंगीय विवरण कारण रूप से निस्पंदन होती रहती है। मतलब धरती के अंदर का जो उष्मा है वो तेज़ी से निकलते रहता है, समझे ना, जिसके कारण गर्मी बढ़ जाता है। गर्मी जब बढ़ेगा तो वहाँ बारिश होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। आगे समझते हैं। यहाँ देखें तो लिखिएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा विनाशकारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टाई क्षेत्र में चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर ज्ञान और माल की क्षति होती है। यानी कि उन चक्रवातों से क्या होगा? पानी बहुत ज़्यादा लग जाएगा नदियों में, और भयानक जो होता है, नदी विकराल रूप में धारण कर लेगी और बारिश तेजी से होने लगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो कभी कोई चक्रवात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में आता है। कोरोमंडल में अधिकतर जो होता है बारिश होता है। देखिए, लौटते मानसून से एक्चुअली में होता है क्या? मानसून आना मालाबार तट पर होता है, मानसून को लौटना होता है इस वाले क्षेत्र में, कोरोमंडल क्षेत्र में। ठीक है, इन क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, देखेंगे तो कुछ चक्रवर्ती तूफान पश्चिम बंगाल बांग्लादेश म्यांमार वाले तटीय से टकराते हैं, जिसको चक्रवर्ती वर्षा देखने को मिलती है। उसको देखेंगे तो लौटते हुए मानसून पौने बंगाली खाड़ी और जल ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसूनी के रूप में तमिलनाडु वर्षा न कराती है। तमिलनाडु वर्षा के बारे में बता रहे हैं। यहाँ लिखा मानसून वह दूरी है जो समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। ठीक है, यहाँ लिखा है क्योंकि भारत की 65% आबादी होती है कृषि पर निर्भर होती है, मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसूनी पर आधारित है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। शीतकालीन वर्षा जो होती है, ठंड के दिन में वर्षा होती है, जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो मानसून विच्छेद देखेंगे तो मानसूनों को बांटा गया है
अब ये मानसून विच्छेद मतलब क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार से कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1 या 2 अधिक सप्ताह तक वर्षा न हो तो उसे मानसून विच्छेद या वर्षा में विराम कहा जाता है। विच्छेद मतलब हो गया कि विराम कर रहा है, रुक गया, ठीक है, कुछ दिन के लिए, ठीक है। यानी कि जो आर्द्र और शुष्क दोनों तरफ में जो बारिश का जो क्षेत्र है, यानी मानसून का आना लौटना, उनके बीच में थोड़ी सी गैप हो जाती है, उसको बोलते हैं मानसून का विच्छेद या मानसून का विश्राम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है जब मानसून गर्त या अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो इन भागों में वर्षा होती है, ठीक है। वर्षा क्या होती है? अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो लंबे समय तक शुष्क अवस्था बनी रहती है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। उसके बाद आगे आएंगे तो देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में मानसून विच्छेद के कारण, मानसून के रुकने के कारण क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है इसके कारण रुक सकता है। मानसून की तट पर मानसून विच्छेद तय होता है जब आर्द्र पहाड़ें जो होती है समानांतर बहती है, ठीक है। राजस्थान में मानसून विच्छेद यानी मानसून का रुकना तब होता है जब वायुमंडल में निम्न स्तर पर तापमान है ना वर्षा कराने के लिए आर्द्र पौने की ओर ऊपर से रुकता है, ठीक है। अब ये ऋतु यानी मौसम दे रहा है, एक शॉर्टकट चीज़ दी होगी, कोई खास इसमें चीज़ मिलेगा नहीं देखने के लिए। ऋतु के प्रकार देखेंगे तो ऋतु जो होते हैं भारत में कितने प्रकार के, भारत के परंपराओं के अनुसार जो है 6 को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा गया, ठीक है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, 6 ऋतुओं में बांटा गया, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो मौसम वैज्ञानिक के वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। अब भैया मौसम वैज्ञानिक के हिसाब से वर्ष को कितने वर्ष में बांटा गया? 4 ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून और पावनी, ठीक है। अब शीत जो होता है 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक, ठीक है। ठंडा का मौसम चलता है दिसंबर टू मार्च, ठंडा के दिन में, ठीक है। ग्रीष्म होता है मार्च से लेकर जून तक ना। मानसून का जो होता है 16 जून से लेकर 15 जून तक बरसाती मौसम आ जाएगा और सितंबर से लेकर दिसंबर तक क्या हो जाएगा? मानसून की वापसी हो जाएगा। अब ये शीत वर्षा के बारे में दिया, हर एक वर्षा के बारे में एक एक करके देगा कि समझने के लिए। उसके बाद आएंगे तो वायु दम वायु पौने के बारे में देखेंगे। आगे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखेंगे तो जो शीतकालीन जो ठंडे के दिन में जो चलती है राजस्थान में उसको मावट कहा जाता है, जो रबी फसलों के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। और यही हवा जो होती है हल्का सा पंजाब की साइड में जाते हैं, वहाँ भी इसकी सजा काफ़ी फेमस होती है, ठीक है। उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते हुए ये चक्रवात जो है आर्द्रता में वृद्धि कर लेती है। मतलब वो पश्चिमी जो में करा है कि उसमें आर्द्रता की वृद्धि कैसे कर लेती है, तो ये कैस्पियन सागर और ईरान की खाड़ी से होकर गुजरता है, तब जाके ये इसमें आर्द्रता की रफ्तार जो होती है बढ़ जाती है। इसमें हटाएंगे तो इधर देखेंगे तो ये लिखा हुआ कि मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण अधिकतर चक्रवात अधिकतर विनाशकारी होते हैं। गोदावरी कृष्णा नदियों के बने डेल्टाई प्रदेश में तूफानों का सर्वाधिक क्षति पहुंचती है। कोरोमंडल तट पर होने वाले अधिकांश वर्ष इन्हीं अवयव और चक्रवात से प्राप्त होता है, ठीक है। अब गर्मी का मौसम दिया है, गर्मी का मौसम जानते हैं। तापमान जो होता है 30 से 32 सेंटीमीटर जो चला जाता है सेल्सियस, ठीक है। 30 से 32 सेल्सियस देखेंगे तो मार्च में पहुंच जाता है 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 38 डिग्री मार्च में देखने को मिल जाता है। गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में 38 से 40 डिग्री ही तापमान पाया जाता है अप्रैल के समय में। उसके बाद देखेंगे तो नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ कि मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान से लेकर पूर्वी दक्षिणी पूर्व में पटना और छोटा नागपुर को पठार का एक निम्न दाब का एक लंबा क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद रखिएगा पटना में, छोटा नागपुर में और उसके बाद से रेगिस्तानी इलाका जो होता है उत्तर पश्चिम का, और ये सब जो होता है एक ही लंबवत पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसको बताएंगे तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह सामान्य दिशा उत्तर पूर्व की ओर होती है। सामान्य काल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व के दक्षिण मानसून पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। उसको बताएंगे तो राजस्थान के, अब ये जो है चैप्टर जो है ना लास्ट पेज की तरफ बढ़ गए हैं हम लोग। तो राजस्थान के पेरू में जो महीने में एक दिन में तापमान होती है 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ राजस्थान में देखिए सिर जैसलमेर और बीकानेर में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। देखो राजस्थान में जो जैसलमेर है बीकानेर है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर पड़ता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र कहा जाता है। यानी जुलाई के मध्य में धरातल के निम्न वायुदाब की पेटी जिसे
तो जुलाई के मध्य में क्या होता है, धरातल के निकट निम्न जलवायु होती है, उसे उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और ये जो वर्ड लिखा है निम्न दाब और ये उच्च दाब, ये चीज़ें आप सभी को हमें लग रहा है कि समझ आ गया होगा। उच्च दाब किसे कहेंगे, निम्न दाब किसे कहेंगे। यहाँ देखेंगे तो भूमध्यसागरीय पछुआ पवन, ये मैं बता चुका, भूमध्यसागर मुठने वाली जो पछुआ पवन है वो जो है सीधा भारत की तरफ बढ़ती है और ठंडी के दिन में बारिश करना शुरू कर देती है। यहाँ देखेंगे तो काल वैशाखी कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में क्या बोलता है भैया, काल वैशाखी का जो गर्म हवा चलती है, और वही उत्तर भारत में उसको लू कहा जाता है। ठीक है, आगे आएगा। आम्ल वर्षा देखेंगे तो कर्नाटक केरल के लिए है ना, ऋतु खत्म होते ही मानसून हम होने वाली वर्षा का फुहारा। ठीक है, तो इसको आम्ल वर्षा भी कहा जाता है। किधर में फायदेमंद होता है, कर्नाटक और केरल में। ठीक है, उसको स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्ल वर्षा भी कहा जाता है, जो स्थानीय तौर पर होता है वर्षा। फूलों की बौछार, तो केरल में निकटतम कहवा उत्पादन क्षेत्र में कहवा का फूलों का फूल खिलते हैं, यानी कहवा के लिए जो फूल खिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं भैया, केरल में मिलता है। उसको देखेंगे काल वैशाखी, जो है काल वैशाखी असम और पश्चिम बंगाल वाले में जो चलने वाली जो उन लोग विनाशकारी जो उपयुक्त होती है वो पौने होती है काल वैशाखी। लू देखेंगे तो उत्तर बिहार साइड में, पंजाब साइड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चलता है। पंजाब के और बिहार तक में, दिल्ली के पटना के बीच इसकी तीव्र गति होती है। अब आएंगे इसका अंतिम जो पेज है उसके बारे में समझते हैं। वर्षा का जो वितरण था, ये वर्षा का वितरण अमूमन जो है 125 सेंटीमीटर पूरे भारत में वर्षा जो है। गारो खासी जनपद में बारिश वगैरह नहीं दिखाएं आप लोग। 200 सेंटीमीटर जो होता है, इससे अधिक बारिश होता है इन सब क्षेत्रों। ये लगभग जो होता है 1187 सेंटीमीटर होता है मेघालय यानी चेरापूंजी में। 1000 सेंटीमीटर से अधिक होता है ब्रह्मपुत्र नदी में। आगे आ जाइए, ये मैप दिया किन क्षेत्रों में किस तरह का बारिश होती है, इसे देखकर आप समझ सकते हैं। ये हो गया हम लोग का चैप्टर कंप्लीट। और ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा चैप्टर जो है डिफ़िकल्ट था, लेकिन इसको समझने की कोशिश किए। किसी तरह का दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।